नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, भारत की वैश्विक स्थिति क्या है, भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, आकृति और क्षेत्रफल क्या है, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा के बारे में जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। लेकिन उससे ज़्यादा तो जरूरी ये है पहले जानना कि महाद्वीप किसे कहा जाता है, कि महाद्वीप का क्या लक्षण होता है। अगर वो सब लक्षण एक निश्चित भूभाग पर पाए जाते हैं, जो विशाल भूखंड हो, तो उसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि महाद्वीप के क्या लक्षण होते हैं जो भारत में पाए जाते हैं, जिसके आधार पर भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो महाद्वीप का पहला लक्षण जो होता है वो होता है महाद्वीप के लक्षण। पहला लक्षण होता है विशाल भूभाग। या भूखंड। क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है पहले लक्षण में? भारत का भी क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो इतना बड़ा भूखंड है, पहला लक्षण जो महाद्वीप का पहला लक्षण होता है। दूसरा ये है कि प्राकृतिक सीमा। प्राकृतिक सीमा में पर्वत होना चाहिए, तटीय मैदान होना चाहिए। तो ये भी है भारत में, जैसे मरुस्थल होना चाहिए, एक हिस्से पर एक तरफ पर्वत होना चाहिए, एक तरफ तटीय मैदान होना चाहिए। तो भारत में भी पश्चिम में मरुस्थल, उत्तर में पर्वत, दक्षिण में तीन प्रशांत हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है। तो वो लक्षण भी हैं। साथ में द्वीप होना चाहिए, तो वो भी भारत में है। द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह है या फिर लक्षद्वीप का एरिया है। इसके अलावा और क्या चाहिए? जलवायु विविधता। कई जलवायु पाई जाती हो, तो भारत में भी कई जलवायु पाई जाती है, पश्चिम से लेकर पूरब तक। जहाँ एक तरफ मरुस्थल है तो दूसरी तरफ मासिमनाम जैसी जगह है जहाँ लगातार बारिश होती है। ऊपर उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उत्तर की तरफ, तो नीचे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। दक्षिण की तरफ तो जलवायु विविधता भी है। चौथा लक्षण क्या है? चौथा लक्षण ये होता है कि नदियों विशाल अफवाह प्रणाली हो, विशाल अफवाह प्रणाली हो। बड़ी बड़ी नदियों का जो है अफवाह प्रणाली हो, तो भारत में भी है। चाहे वो गंगा यमुना का ले लीजिए, ब्रह्मपुत्रा का ले लीजिए, नर्मदा तापी का लीजिए, कृष्णा गोदावरी कावेरी का लीजिए, महानदी का लीजिए। तो विशाल अफवाह प्रणाली भी है भारत में। पांचवा लक्षण क्या होगा जो महाद्वीप में पाया जाता है? पांचवा लक्षण ये होता है कि सांस्कृतिक विविधता होना चाहिए। सांस्कृतिक विविधता होना चाहिए, ये भी भारत में है। कई धर्मों के लोग, अनेक भाषाएं रहे, जो है खान पान में अंतर है, पहनावा में अंतर है, तो सांस्कृतिक विविधता भी है। तो एक महाद्वीप में ये सारे लक्षण अगर पाए जा रहे हैं एक विशाल भूखंड में, तो उसे महाद्वीप कहा जाता है। अगर वही सारे लक्षण भारत में भी पाए जा रहे हैं, इसलिए भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है कि एक तरफ मरुस्थल है, पर्वत है, तटीय मैदान है, द्वीप है, तो जलवायु विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, विशाल नदियों का जो है प्रणाली है, विशाल नदी प्रणाली है,
एक तरफ हिमालय पर्वत तो दूसरे तरफ तटीय मैदान। तटीय मैदान में क्या आएंगे? हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, तो ये सारे लक्षण भारत में पाए जाते हैं, इसलिए भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप। आइए देखते हैं कि विश्व की ज्योग्राफी में, विश्व के भूगोल में भारत की स्थिति क्या है, भारत कहाँ पे है। भारत की वैश्विक स्थिति, भारत की वैश्विक स्थिति। अब पूरा विश्व 7 महाद्वीपों में बटा है। जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया है। एशिया फिर कई 5 भागों में बटा है, जैसे उत्तरी एशिया, दक्षिणी एशिया, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, तो भारत इन एशिया में जो 5 भाग हैं एशिया के, किस भाग में भारत है? तो भारत है दक्षिणी एशिया में। भारत दक्षिणी में एशिया में होते हुए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, ये फैक्ट है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भारत है। तो दक्षिण एशिया में शामिल देश कौन कौन से हैं? तो भारत से जो सटे देश हैं वो दक्षिण एशिया में शामिल हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव। दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश, तो दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश कौन हुआ? मालदीव। श्रीलंका, तो ये 8 देश हैं, भारत समेत, भारत को लेके 8 देश हैं दक्षिण एशिया में। तो सबसे बड़ा देश भारत, सबसे छोटा देश मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव, श्रीलंका, ये दक्षिण एशिया के देश हैं। इनकी अलग अलग राजधानियां हैं। पाकिस्तान का इस्लामाबाद, अफगानिस्तान का काबुल है, बांग्लादेश का ढाका, नेपाल का काठमांडू, भूटान का थिम्पू, मालदीव का, आप लोग बताइए क्या है? श्रीलंका का क्या है जिसकी राजधानी बदली गई थी? अब ये क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए, क्षेत्रीय, भाई एक क्षेत्र है पूरा दक्षिण एशिया, इसके लिए एक संगठन है, संगठन है। क्या नाम है उसका? किस संगठन का है?
तो इसे सार्क कहा जाता है। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका गठन कब किया गया था? तो 9 दिसंबर 8 दिसंबर 1985 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो काठमांडू में है। इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो ढाका में हुई थी। अफगानिस्तान सार्क में 2007 में शामिल हुआ। 2008 में दक्षिण पूर्व एशिया का देश म्यांमार को ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया। तो ये साउथ एशिया दक्षिण एशिया का एक संगठन है जो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की बात करता है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो ये रहा भारत की वैश्विक स्थिति। भारत दक्षिण एशिया में है, सबसे बड़ा देश है। सबसे छोटा देश दक्षिण एशिया का मालदीव है। इसका एक संगठन है। आइए देखते हैं अब भारत के बारे में कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, भारत की भौगोलिक अवस्थिति क्या है। किसी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन अगर पता करना हो तो किन दो आधारों पर पता किया जा सकता है कि कौन देश कहाँ है, किस गोलार्ध में है। ये पता करना हो तो किस आधार पर पता किया जाएगा? उसके दो विकल्प होते हैं। या तो उसका अक्षांश पता करिए, देशांतर पता करिए। देखते हैं भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है। भारत की अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति के आधार पर भारत किस गोलार्ध में है? अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है। ये रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इसीलिए इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री, दो बराबर भागों में बांटी। अब इससे इधर के जो देश होंगे या जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध, इधर दक्षिणी गोलार्ध। अब भारत की अक्षांशीय स्थिति देखते हैं कि क्या है। इधर जाने पर या इधर जाने पे, इधर जाने पे, इधर जाने पर इसे अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखा। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है और उसे कहा क्या जाता है? जैसे हम लोग कहते हैं कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो कटिबंध क्या है? सवाल सबसे बड़ा यही है, कटिबंध क्या है? तो दो अक्षांशों के बीच की जो जगह है, दो अक्षांशों के बीच की जगह
उसे कटिबंध कहा जाता है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना होता है? तो 111 किलोमीटर। एक जैसी रहती है, ये कभी बदलती नहीं है। मतलब अगर 0 से 1 तक गए तो 111 किलोमीटर चले। अब इसी को देखते हैं कि भारत की स्थिति, भारत की अक्षांशीय विस्तार कहाँ से शुरू होता है। मान लीजिए मध्य रेखा है। अब इधर जाने पे यहाँ कहीं भारत है, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ श्रीलंका है। जाते 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 एक अक्षांश ऐसा आएगा कि 6 डिग्री 4 मिनट पे पहुंचेगा। जाते 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 एक स्थिति आएगी कि ये 6 डिग्री 4 मिनट पे पहुंचेगा। फिर जाते जाते एक स्थिति आएगी कि 8 डिग्री 4 मिनट पे पहुंचेगा। फिर एक स्थिति आएगी कि ये 23.5 डिग्री पहुंचेगा, जिसे भारत में कर्क रेखा कहा जाएगा। कर्क रेखा कहा जाएगा। फिर एक स्थिति आएगी जाते 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 उत्तर की तरफ जितना जाएंगे आप, उधर जाते समय एक स्थिति ऐसी आएगी कि 37 डिग्री 6 मिनट। ये अक्षांश है। भूमध्य रेखा से उत्तर जाते समय धीरे धीरे अक्षांश मिले। पहला अक्षांश मिला कौन? 6 दशमलव, मतलब 6 डिग्री 4 मिनट, दशमलव नहीं बोल सकते हैं, इसको हटाते हैं। अब ये जो जगह है, ये अंडमान निकोबार द्वीप का समूह है। ये जगह है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, इस पे एक जगह है पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट ये दक्षिणतम बिंदु है भारत का। भारत का दक्षिणतम बिंदु। इसका एक नाम और भी है, जिसे इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है। पिग्मेलियन पॉइंट को इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है। फिर उत्तर की तरफ जाइए, यहाँ कौन सी जगह है? ये कन्याकुमारी है। तो कन्याकुमारी के बारे में जानते हैं। ये किस जगह पे है, किस अक्षांश पे? 8 डिग्री 4 मिनट पे। 8 डिग्री 4 मिनट पे। ये क्या है? ये 3 जगह का मिलन बिंदु है।
अरब सागर, हिंद महासागर, और तीसरा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, लेकिन मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, मुख्य भाग का दक्षिणतम बिंदु। भारत के मुख्य भूभाग का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी है, लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, कि जो 2004 के सुनामी में डूब गया था, 2004 के सुनामी में डूब गया। फिर उत्तर की तरफ जाएंगे तो कौन सा अक्षांश मिलेगा, तो कर्क रेखा मिलेगा। उसके बारे में डिटेल में अभी फिर से देखते हैं। फिर उत्तर जाते जाते समय एक स्थिति ऐसी आएगी कि 27 डिग्री 6 मिनट पे हम लोग पहुंचेंगे। ये कौन सी जगह है, ये है सियाचिन, काराकोरम पर्वत, लद्दाख। तो ये अक्षांशीय विस्तार है कि दक्षिणतम जो अक्षांश है वो 6.4 है, मुख्य भूभाग पे 8 डिग्री 4 मिनट है, जबकि एकदम उत्तरतम जो अक्षांश है वो 37 डिग्री 6 मिनट है। तो सभी अक्षांशों की बीच की दूरी जो है वो कितना होगी, मान लीजिए यहाँ भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा से मुख्य भूभाग की दूरी कितनी होगी, अक्षांशीय अंतर क्या होगा, अगर 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट घटाया जाए तो कितना आएगा, तो 29 डिग्री 2 मिनट। अब 29 डिग्री 2 मिनट अक्षांशीय अंतर है भारत का, इतने अक्षांशों में फैला है भारत। अब इसकी अगर भूमध्य रेखा से दूरी निकालनी हो उत्तर तक का, तो एक अक्षांश पे 111 किलोमीटर, तो 29 अक्षांश पे कितना, या दक्षिणतम बिंदु का निकालना हो तो मान लीजिए 111 किलोमीटर, ये 8 डिग्री 4 मिनट, ये लगभग 900 किलोमीटर, इतना आएगा। तो अगर ये पूछा जाए कि कन्याकुमारी का भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि वो कितने अक्षांश पे है, कितने कटिबंध की गुजरता है, कितनी किलोमीटर की दूरी है, उसके आधार पर आप निकाल सकते हैं। अब अक्षांश के आधार पर ही कर्क रेखा का निर्धारण होता है। तो आइए देखते हैं कि कर्क रेखा कैसी है, किन राज्यों से गुजरती है, उसकी क्या विशेषता है। तो अक्षांशीय आधार पर भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध है। नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर। अब अक्षांश के आधार पर ही कर्क रेखा है। कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया, भारत में कर्क रेखा। कहाँ से जाती है? भारत के मध्य भाग से। भारत के मध्य भाग से कर्क रेखा गई, कितना है? 23.5 अक्षांश। अब यहाँ पहला सवाल तो ये आएगा, कितने राज्यों से जाती है? जो पूछा जाएगा कि कितने राज्यों से गुजरती है। तो 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन? अगर पश्चिम से पूरब सेट करना हो, पश्चिम से पूर्व सेट करना हो तो कौन कौन से आएंगे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ सॉरी 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 छत्तीसगढ़ नहीं, झारखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो उत्तराखंड के दक्षिणतम और सबसे नजदीक राजधानी कौन? कर्क रेखा से सबसे दूर राजधानी कौन सी है? वो है जयपुर। तो ये पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा की उत्तर की राजधानी कौन सी है और दक्षिण की राजधानी कौन सी है। तो दक्षिण की जो उत्तर की राजधानियां हैं, उत्तर की राजधानियों में कौन कौन से हैं? जयपुर, अगरतला, मिजोरम। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद दक्षिण में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल दक्षिण में, झारखंड की राजधानी रांची दक्षिण में, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता दक्षिण में, और ये दोनों उत्तर में। नॉर्थ में। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी राजधानी किस तरफ है और क्या क्या है, उसका क्या प्रभाव है। अब कर्क रेखा का भारत में प्रभाव, कर्क रेखा का भारत में प्रभाव, पहली चीज तो ये जलवायु विभाजक रेखा है। जलवायु विभाजक रेखा है। उत्तर में उपोष्ण कटिबंध को
दक्षिण में उष्णकटिबंध। अगर ये पूछा जाए कि भारत की जलवायु विभाजक रेखा कौन सा अक्षांश है, तो 23.5 अंश जो अक्षांश है कर्क रेखा, वो भारत को 2 जलवायु क्षेत्रों में बांटती है। कर्क रेखा पर जो सूर्य जब लंबवत होता है तो वो होता है 21 जून को। यहाँ दिन सबसे बड़ा होगा, रातें सबसे छोटी। अगर दिन बड़ा है तो रातें स्वाभाविक सी बात छोटी होंगी। इस दिन को कर्क संक्रांति कहा जाता है। कर्क संक्रांति या समर सोलिस्टिक। तो कब होता है समर सोलिस्टिक कर्क संक्रांति? 21 जून को। दिन सबसे बड़ा होगा, रातें सबसे छोटी होंगी। कर्क रेखा अक्षांश के आधार पर निर्धारित होगा। कितने राज्यों से? 1 2 3 4 5 6 7 राज्यों से। कौन सी राजधानी दक्षिण में है, कौन सी राजधानी उत्तर में है, जलवायु विभाजक रेखा है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, उस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, भारत में इसकी स्थिति। आइए देखते हैं कि देशांतरीय आधार पर भारत की स्थिति। देशांतर के आधार पर भारत की स्थिति। तो देशांतर के आधार पर भारत पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में कैसे? वही प्रक्रिया। एक रेखा है 0 डिग्री, जिसे देशांतर कहा जाता है, जो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। यही रेखा विश्व की मानक समय रेखा है, विश्व मानक समय रेखा है, जिसके आधार पर समय का निर्धारण किया जाता है। तो इधर जाने पर पूर्वी देशांतर, इधर जाने पर दक्षिणी पश्चिमी देशांतर। तो भारत इधर है, भारत यहाँ कहीं है। तो इधर जाने पर इधर देशांतर मिलेगा, इधर देशांतर मिलेगा। उसी के बीच की दूरी को हम लोगों को पढ़ना है। अब यहाँ से देशांतर जाते 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 एक स्थिति ऐसी आएगी जब 68 डिग्री 7 मिनट पे पहुंचेंगे। 68 डिग्री 7 मिनट पर पहुंचेंगे। फिर जाते 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 एक स्थिति ऐसी आएगी, देशांतर में जाते जाते एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब 97 डिग्री 25 मिनट पर पहुंचेंगे। तो ये इसका हो गया देशांतरीय विस्तार। पश्चिमी देशांतर कौन है?
तो 68 डिग्री 7 मिनट। पूर्वी देशांतर कौन है? 97 डिग्री 25 मिनट। ये कहाँ पे है? यहाँ का बिंदु कौन होगा? यहाँ कोई बिंदु होगा। तो पश्चिमी बिंदु कौन सा है? ये बिंदु है गौहर माथा या गुहार मोती। या गौहर माथा कहाँ पे है? कच्छ जिला, गुजरात। ये बिंदु कौन सा होगा? ये है किबीथू। कहाँ? अंजाव जिला। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। अब देशांतरीय अंतर क्या है भारत का? सत्तानवे डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री। तो कितना आएगा लगभग? ये जो आएगा 29 डिग्री 18 मिनट। तो ये इसका देशांतरीय अंतर है। मानक समय रेखा से पूरब की तरफ जाने पर, अगर मानक समय रेखा से पूरब तरफ जा रहे हैं तो समय बढ़ेगा, और पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो समय घटेगा। तो अगर समय घट रहा है तो यहाँ से पूरब जाने पर तो समय का अंतर होगा। तो जो समय का अंतर होगा वो होगा 2 घंटा। क्यों? पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। एक देशांतर घूमने में 4 मिनट लगता है। एक देशांतर घूमने में 4 मिनट लगता है। तो 29 डिग्री 18 मिनट घूमने में लगभग 118 मिनट, कुल मिला जुला के 2 घंटे। तो पश्चिम से पूरब का जो अंतर होगा कि वीथू से लेके गुहार मोती तक का जो समय का अंतर होगा वो लगभग 2 घंटे का होगा, क्योंकि 4 मिनट में एक देशांतर घूमती है। तो 29 देशांतर घूमना है तो उतना घूमने में जितना समय लगेगा उतने समय का अंतर होगा। मानक समय रेखा देखते हैं। जो देशांतर के आधार पर निर्धारित होती है। जिससे भारत का समय निर्धारित किया जाता है। देशांतर का मुख्य कार्य है कि देशों की समय रेखा को निर्धारित करना। तो देशांतर है तो ऐसे उत्तर से दक्षिण होगी, ऐसे कैसे? तो कुछ राज्यों से गुजरती होगी। इसे कहा क्या जाएगा? भारत का मानक समय रेखा। भारत का मानक समय रेखा
कितना देशांतर होगा? 82 डिग्री 30 मिनट का जो देशांतर होगा वही भारत का मानक समय रेखा है। तो ये देशांतर कुछ राज्यों से गुजरेगी। तो कितने राज्यों से गुजरेगी? 5 राज्यों से गुजरेगी। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ? मिर्जापुर या कहीं कहीं नैनी, प्रयागराज से गुजरती है। मानक समय रेखा की जो सर्वाधिक लंबाई है वो उत्तर प्रदेश में है, सर्वाधिक लंबाई। न्यूनतम लंबाई किस राज्य में होगी? तो आंध्र प्रदेश। तो भारत का मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट जो 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर या प्रयागराज नैनी के निकट से गुजरती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, न्यूनतम लंबाई आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ से ये प्रश्न बन सकते हैं कि लंबाई कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ से गुजरती है। पश्चिम से पूरब का अंतर समय अंतर 2 घंटे, 2 घंटे का अंतर होता है। अगर किरुथु में 5 बजे सूर्योदय हो रहा है तो गुजरात में 7 बजे होगा। देखते हैं कि भारत की आकृति कैसी है। तो देशांतरीय आधार पर पूर्वी गोलार्ध में, अक्षांशीय आधार पर उत्तरी गोलार्ध में कितने कितने अक्षांशों, कितने कितने देशांतरों के बीच में भारत की आकृति कैसी है। कैसी है देखते हैं कैसी है। ये कौन सा भारत बन गया? अब इसको ऐसे देखिए, तो कैसा बना? तो आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। भारत का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल कितना है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई
कितनी है? 3214 किलोमीटर। बत्तीस सौ चौदह किलोमीटर। पश्चिम से पूरब की 2933 किलोमीटर। तो क्षेत्रफल कितना होगा? 32,87,263 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। तो ये कुछ वैश्विक क्षेत्रफल का भाग होगा, पूरे दुनिया में जितना क्षेत्रफल है उसका कुछ भाग होगा। तो वैश्विक क्षेत्रफल का कितना भाग है? 2.4%। तो कुछ ये भी होगा कि अगर 2.4% का क्षेत्रफल कवर कर रहा है तो देश का स्थान भी होगा छोटे बड़े में। तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये क्षेत्रफल हो गया, कितना है? 32,87,263 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। वैश्विक क्षेत्रफल का 2.4%। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। देखते हैं अब स्थलीय सीमा के बारे में। कुछ स्थलीय सीमा होगा भारत का, किसके किसके देश साझा करता है। कुछ जलीय सीमा होगा, क्योंकि प्राकृतिक सीमा बनाता है भारत। जैसे हिमालय है वो मध्य एशिया से अलग करता है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है। तो उसकी प्राकृतिक एक सीमा है। देखते हैं कि सीमा में क्या क्या है। भारत की सीमाएं हमेशा 3 चीज को निर्धारित करती हैं। पहली चीज तो जो सबसे मेन चीज है वो संप्रभुता निर्धारित करती हैं। संप्रभुता निर्धारित की। दूसरी हमारी सुरक्षा को निर्धारित करती हैं। तीसरा आईआर संबंधों का, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का आधार होती हैं, आईआर का आधार होती हैं। तो ये 3 चीज होता है जो है कि कोई अगर सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है, तो 3 चीज को निर्धारित करेगी। पहली तो ये कि संप्रभुता, दूसरी ये कि सुरक्षा, तीसरा अंतरराष्ट्रीय संबंधों का आधार होती है। फैक्ट देखते हैं इसके। कितने देश सीमा बनाते हैं? 7। भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? कितने राज्य सीमा बनाते हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हैं? तो 17। कितने देश? 7। कितने राज्य? 17। कितने देश ऐसे हैं जो 5 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? 3 देश ऐसे हैं जो 5 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, चीन, नेपाल। पश्चिम बंगाल कह रहे, बांग्लादेश, सॉरी, बांग्लादेश, चीन, नेपाल। 5 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। 5 राज्य लगे हुए हैं।
तीसरा ये है कि 3 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा 4 राज्यों से मिलती है। ये भी पूछा जा सकता है कि कितने देश ऐसे हैं जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। त्रिपुरा एक इकलौता राज्य ऐसा है जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। सिक्किम इकलौता राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, सीमा साझा करता है 3 देशों से। कौन कौन? चीन, नेपाल, भूटान। कितने देश ऐसे हैं जिनके साथ जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों बनाता है? भारत की जलीय और स्थलीय सीमा बनाने वाले, अभी ये फैक्ट है, भारत की स्थलीय एवं जलीय सीमा दोनों बनाते हैं। कितने देश हैं? 3 देश हैं। कौन कौन? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो 3 देश ऐसे हैं कि जो जलीय और स्थलीय सीमा दोनों बनाते हैं। आइए देखते हैं कि क्या है, कितनी लंबाई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की और किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। इंटरनेशनल बाउंड्री, नेशनल अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 15,106 किलोमीटर। जो सर्वाधिक है वो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। चीन के साथ 3,488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। पैंतीस 23 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अब आप अगर मैप देखेंगे तो बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है वो है पश्चिम बंगाल, जिसकी सबसे बड़ी सीमा है बांग्लादेश। कितना? 4,096 किलोमीटर। 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा को, बीच की जो लाइन है उसे शून्य रेखा कहा जाता है। बांग्लादेश त्रिपुरा के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे शून्य रेखा कहा जाता है। त्रिपुरा के बाद मेघालय, मिजोरम, ये 5 राज्य ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो चीन के साथ कौन कौन सीमा साझा करते हैं? कितना?
3488 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो सीमा साझा करते हैं? पहले तो ये जानते हैं कि सीमा का नाम क्या है। चीन भारत जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ये कब निर्धारित की गई थी? 1914 के शिमला सम्मेलन द्वारा, शिमला सम्मेलन में। उस समय मैकमोहन जो थे वो भारत में विदेश सचिव थे। शिमला समझौता होता है, शिमला सम्मेलन ही होता है, उसी में चीन की रेखा को निर्धारित किया जाता है। अब चीन के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य हैं देखते हैं उसको। लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, ये सब राज्य जो है वो सीमा साझा करते हैं। लद्दाख एकदम उत्तरी, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा। कितना है? 3323 किलोमीटर। यहाँ 2 सीमा है, एक जलीय सीमा है। तो जलीय सीमा में गुजरात एक इकलौता राज्य है जो जलीय और स्थलीय सीमा दोनों साझा करता है। गुजरात स्थलीय सीमा भी बनाता है पाकिस्तान के साथ और जलीय सीमा भी बनाता है। जहाँ जलीय सीमा बनाता है उसे सर क्रीक लाइन कहा जाता है। सर क्रीक लाइन कहा जाता है। तो कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? गुजरात, और उत्तर जाइए राजस्थान, और उत्तर जाइए पंजाब, और उत्तर जाइए जम्मू कश्मीर, और उत्तर जाइए लद्दाख। तो 5 राज्य ऐसे हैं जो सीमा साझा करते हैं। गुजरात इकलौता राज्य है जो स्थलीय और जलीय सीमा साझा करता है। भारत पाकिस्तान सीमा को कहा क्या जाता है और ये कब? 1947 के जो सीमा आयोग बना, पार्टीशन के लिए जो सीमा का निर्धारण करना हुआ, तो सीमा आयोग का गठन किया गया। तो सीमा आयोग का जो गठन किया गया था वो रेडक्लिफ की अध्यक्षता में, रेडक्लिफ की अध्यक्षता में, तो इन्हीं के नाम पर रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है। रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है। जलीय सीमा को सर क्रीक लाइन कहा जाता है। नेपाल के साथ सीमा जो 1751 किलोमीटर साझा करता है। कब बनाया गया? 1916 के सुगौली संधि से। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य उत्तराखंड,
उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, तो ये 5 राज्य ऐसे हैं कि जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। खुली सीमा है, आने जाने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं, खुली सीमा है। 5वें पे भारत म्यांमार सीमा है। भारत म्यांमार सीमा कितनी दूरी, तो 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य सीमा साझा करेंगे? चार राज्य, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। 4 राज्य सीमा साझा करेंगे। भारत भूटान सीमा, भारत भूटान सीमा कितनी दूरी है? भारत भूटान के बीच में 699 किलोमीटर। खुली सीमा है, आने जाने की कोई रोक नहीं। कब निर्धारण हुआ? 1910 की पुनाखा संधि। 1910 में पुनाखा संधि होती है, फिर 1947 में भारत भूटान मैत्री संधि, फिर 1950 में भारत भूटान मैत्री संधि के माध्यम से खुली सीमा है, 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 4 राज्य ऐसे हैं जो सीमा साझा करते हैं। वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये भारत भूटान सीमा हो गए। भारत अफगानिस्तान सीमा जो सिर्फ 108 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत अफगानिस्तान सीमा सिर्फ 108 किलोमीटर। कब इसे कहा क्या जाता है? इसे कहा जाता है डूरंड लाइन। डूरंड लाइन कब निर्धारित किया गया था? 1893 में। सर डूरंड योम अफगानिस्तान के अमीर थे रहीम खान, दोनों के बीच में संधि होती है और सीमा का निर्धारण होता है। वर्तमान में ये स्थिति है कि ये पीओके का क्षेत्र है, तो प्रत्यक्ष रूप से कोई सीमा वर्तमान में नहीं साझा करता है, लेकिन भविष्य में अगर पीओके भारत का हिस्सा बनता है, जो कि बनेगा, तो फिर अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा होने लगेगा। जो 108 किलोमीटर का सीमा है वो साझा होने लगेगा। भारत की जलीय सीमा
भारत तटीय सीमा, जो पुराना डाटा है वो कहता है कि 7516 किलोमीटर है, 7516 किलोमीटर है, लेकिन नया डाटा है वो कहता है कि नहीं, 11,098 किलोमीटर है। तो तटीय सीमा पे कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। गुजरात से शुरू करिए, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्रा, फिर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। द्वीपीय में जाएंगे तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जो 2 द्वीपीय राज्य हैं। सबसे लंबी सीमा अगर द्वीप में तो अंडमान निकोबार की है। अगर इसको हटा दिया जाए तो सर्वाधिक लंबाई गुजरात की है। तो कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक सीमा गुजरात की, सबसे कम सीमा गोवा की। भारत की समुद्रीय सीमा, समुद्र में भारत का कहां तक का अधिकार है? यहां ऐसे देखिए कि यहां से लेके यहां 12 मील, जलीय, या समुद्री सीमा, एकदम तट से लेके ये भारत की संप्रभुता में आता है, यहाँ कोई नहीं हस्तक्षेप कर सकता। फिर 12 से लेके 24 तक ये सन्निहित क्षेत्र कहा जाता है। सन्निहित क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर कानून लागू करना, अनुसंधान करना भारत करता है। कानून यहाँ लागू होगा, अनुसंधान करना, परीक्षण करना, चौबीस से 200 मील तक। मील में दूरी है ये। 200 मील तक क्या क्या करेगा भारत? यहाँ समुद्री संसाधन का उपयोग करेगा और नौवाहन का संचालन करेगा। समुद्री संसाधन का उपयोग, नौवाहन संचालन। नौवाहन का संचालन करेगा। तो ये इसकी समुद्री सीमा है भारत की। भारत में कुल द्वीपों की संख्या, भारत में कुल द्वीपों की जो संख्या है, जो द्वीप समूह है भारत के, वो 247 हैं। दो सौ सैंतालीस में
204 द्वीप बे ऑफ बंगाल में, अरब सी में 3 द्वीप अरब सी में। तो ये टॉपिक यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।